हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डीएलएड के फर्स्ट ईयर पेपर F1 के यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे। इस यूनिट से संबंधित पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अगर आपको उस क्वेश्चन को देखना है तो हमारे चैनल में जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। इसमें है बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर, मित्र मंडली या समय समूह की भूमिका का वर्णन करें। अर्थात बच्चों के समाजीकरण में उसके माता पिता की क्या भूमिका है, पड़ोस की क्या भूमिका है, ये सब की चर्चा करेंगे। बच्चों के समाजीकरण करने के कारक निम्नलिखित हैं। कारक मतलब क्या क्या कौन कौन भूमिका है। पहला, माता पिता। समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माता पिता है। बच्चे अपने माता पिता के व्यवहारों का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहार के मूल्यों को सीखता है। आत्मीकरण के द्वारा बच्चा अपने माता पिता के साथ जुड़कर उनके व्यवहारों को देखकर उसी अनुरूप व्यवहार एवं भूमिका निर्वाह करना सीख लेता है। अर्थात समाजीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता की, क्योंकि बच्चा बचपन से ही माता पिता के पास रहता है, उसके माता पिता के व्यवहारों को सीखता है और उसके द्वारा वह समाजीकरण व्यवहारों के मूल्यों को सीखता है। और माता पिता के द्वारा ही आत्मीकरण की भावना भी बच्चों में उत्पन्न होता है। इसके आगे, माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति यदि स्नेहपूर्ण तथा संतुलित नियंत्रण के साथ अनुशासन रखा जाता है तो बच्चे का अपेक्षित विकास होता है। अर्थात अगर माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा रहेगा तो उनका अच्छा विकास होगा, खराब रहेगा खराब विकास होगा। स्नेह की भावना या कठोर नियंत्रण पर बच्चे में समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि अगर बच्चे के प्रति कठोर भावना रखेंगे तो बच्चों के समाजीकरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार माता पिता का आपसी संबंध यदि संतोषजनक होने पर बच्चों का समाजीकरण कुशल होता है। दोषपूर्ण आपसी संबंध के कारण समाजीकरण भी दोषपूर्ण बन जाता है। अर्थात अगर माता पिता के बीच आपसी संबंध अच्छा रहा तो बच्चों का समाजीकरण अच्छे होगा। अगर उनके बीच मन मुटाव रहेगा तो बच्चा देखेगा, अनुकरण करेगा, तो उसके इस व्यवहार का बच्चों के समाजीकरण पे भी प्रभाव पड़ता है, तो उनके समाजीकरण दोषपूर्ण हो सकते हैं। इसके अगला महत्वपूर्ण कारक है परिवार। व्यक्ति के समूह जो एक ही छत के नीचे सामूहिक रूप से मिलकर रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। यानी व्यक्तियों का वैसा समूह जो एक ही साथ एक छत के नीचे रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं। हम लोग जानते हैं कि परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं। उनमें प्रत्येक अलग अलग भावना, रुचि, मियाज के होते हैं। मतलब कि जितने भी सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग भावना होते हैं, वे अलग अलग भावना, अलग अलग रुचि, यानी कि उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। अलग अलग, कोई हंसमुख तरह के तो कोई क्रोधित होते, इस तरह के सदस्य परिवार में रहते हैं। इनका व्यवहार के तरीके भी अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके व्यवहार करने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। हर व्यक्ति एक तरह से नहीं ना हो सकते हैं। उनमें बच्चा प्रत्येक से संबंध स्थापित करना सीखता है। मतलब कि और जो बच्चा रहता है जिसका समाजीकरण हो रहा है उस प्रत्येक व्यक्ति से संबंध स्थापित कर, जैसे दादा दादी से, माता पिता से। परिवार में रहकर बच्चा समाजीकरण दायित्व का अर्थ का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है।
मतलब बच्चा परिवार में रहकर समाजीकरण के अर्थ मतलब समाजीकरण क्या होता है, और साथ ही साथ जैसे सब लोग परिवार एक साथ रहते हैं तो सहयोग की भावना रहती है, ये सब बच्चा परिवार के माध्यम से ही सीखता है। बच्चा परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाज आदि सीख लेता है। मतलब कि परिवार में रहकर बच्चा प्रत्यक्ष या सिखाया जाए या ना भी सिखाया जाए तो वह परिवार के मूल्यों, आदेशों इत्यादि को सीख जाता है। वह देखता, अनुकरण करता और सीख जाता है। साथ ही परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी समाजीकरण की प्रक्रिया पर पड़ता है। इसके अलावा परिवार का आर्थिक स्थिति, परिवार का जैसा आर्थिक स्थिति रहेगा उसका प्रभाव भी समाजीकरण पर पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के रहन सहन का स्तर, खान पान, आस पड़ोस का स्तर, स्कूल का स्तर, खेल कूद का स्तर बहुत हद तक परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। मतलब कि बच्चों का समाजीकरण में उसकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है, जैसे उसके खान पान, रहन सहन, आस पड़ोस का स्तर, स्कूल का स्तर। अगर बच्चा अमीर घर से रहेगा तो उसका खान पान अच्छा रहेगा, स्कूल जाएगा तो अच्छा रहेगा, आस पड़ोस में सोसाइटी अच्छी रहेगी। लेकिन वही गरीब परिवार से रहेगा तो ये सब अवेलेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके समाजीकरण प्रभावित हो जाता है उसकी आर्थिक स्थिति के कारण। अतः समाजीकरण में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है कि समाजीकरण में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण। अगर परिवार अच्छा है तो समाजीकरण अच्छा होगा, अगर परिवार में आपसी सहयोग नहीं है तो समाजीकरण अच्छा नहीं होगा। इसके अगला महत्वपूर्ण कारक है पड़ोस। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्य एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। मतलब कि जिस तरह बालक परिवार में रहकर संस्कृति, मूल्यों, सामाजिक गुणों को सीखता है, ठीक उसी तरह परिवार में तो कुछ ही सदस्य हैं लेकिन आस पड़ोस में तो बहुत सारे हैं, साथ ही साथ बच्चे भी अवेलेबल रहते हैं, तो उन लोग से वह समाजीकरण के गुणों को भी सीखता है। ठीक है, वहाँ पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे, सबका अलग अलग भावना, अलग अलग मिजाज का होगा, तो उससे अलग अलग तरीके से वह समाजीकरण सीखता है। पड़ोस में रहने वाले शिक्षित, अशिक्षित, धनी, निर्धन आदतों सभी का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। मतलब कि पड़ोस में तो बहुत लोग रहते हैं, शिक्षित भी रहते हैं, अशिक्षित भी रहते हैं, तो ये सब का भी प्रभाव समाजीकरण पर पड़ता है। पड़ोस अच्छा है तो बालक का व्यक्तित्व विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना इसलिए बालक के अच्छे व्यक्तिगत विकास के लिए पड़ोस अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। पड़ोस समाजीकरण का मुख्य तत्व है। मतलब कि अगर ये सबसे पता चलता है कि पड़ोस अच्छा रहेगा तो समाजीकरण अच्छा होगा, पड़ोस खराब रहेगा तो समाजीकरण खराब होगा। अगला है समुदाय। बालक के समाजीकरण में समाज, समुदाय का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समुदाय में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, धनी, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, क्रूर, दयालु, नम्र भावना इत्यादि। मतलब कि समुदाय में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई धनी होता है, कोई गरीब होता है, कोई शिक्षित होता है, कोई अशिक्षित होता है, कोई दयालु होता है, कोई कठोर स्वभाव की होता है। इन सभी लोगों का प्रवाह समाजीकरण पर पड़ता है। और जैसे वहाँ बच्चा पल रहा है तो ये सब का भी प्रभाव तो समाजीकरण पे पड़ेगा ना। समुदाय हमेशा यह चाहता है कि बच्चा समाज के स्वीकृति व्यवहार ही करे। मतलब समुदाय यही चाहेगा कि समाज में जैसी रीति रिवाज है बच्चा उसी के अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार करे, कोई असामाजिक व्यवहार ना करे। इसके व्यवहार में परिवार के साथ समुदाय की भी नज़रिए रहती है।
बच्चों की प्रवृत्ति, विचारधारा तथा आदत का निर्माण समुदाय में ही होता है। बच्चों की प्रवृत्ति, विचारधारा, आदतों, ये सब का निर्माण समुदाय में ही होता है। समुदाय नहीं रहेगा तो ये सब का निर्माण होगा नहीं ना। जिस प्रकार शिक्षा पर परिवार तथा स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार समाजीकरण में समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह समाजीकरण में जिस तरह शिक्षा पर परिवार तथा स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है, परिवार अच्छा है, स्कूल अच्छा मिल रहा है तो शिक्षा अच्छी होगी। उसी तरह समाजीकरण पर समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण का अर्थ ही होता है समाज में रहकर उसके मूल्यों को सीखना, यानी समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका अगला है जेंडर। जेंडर का तात्पर्य है महिला और पुरुष समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी महिला और पुरुष गढ़ने और खींचने की क्रिया कई तरह जीवन पर्यंत चलती रहती है। जेंडर मतलब होता है लिंग, यानी स्त्री और पुरुष, यानी समाज में रहकर स्त्री को अलग और पुरुष को अलग खींचने वाली प्रक्रिया ये जीवन पर्यंत चलते रहती है। बालक बचपन से इन जेंडर समाजीकरण के रूप में काम करने लगता है। मतलब वह समाज में देखता है कि किस तरह से जेंडर भावना है, वह उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। बच्चे को उसके घर में ही जेंडर की जानकारी होने लगती है। बालक जब खाना खिलाते समय या बात करते समय जेंडर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिवार में ही उससे जेंडर की भावना का विकास होने लगता है। अगर बच्चा लड़का है तो फिर उसे कहाँ जा रही थी, इस तरह से जेंडर के अनुरूप बुलाया या फिर खिलाया पिलाया जाता है, जिससे बालक समझ जाता है कि वह किस लिंग का है। इससे तो बालक समझ ही जाएगा ना, हम महिला है, या फिर कोई सोचेगा कि हम पुरुष हैं। इस तरह से बच्चों को कपड़ा भी जेंडर के अनुरूप या अनुसार पहनाया जाता है। और इसी साथ ही साथ बच्चा अगर लड़का है तो लड़का का कपड़ा, लड़की है तो लड़के का कपड़ा, ये सब के अनुरूप ही पहनाया जाता है, जेंडर के अनुरूप ही। तो इससे बच्चों में जेंडर की भावना विकास हो जाता है परिवार से ही। बालक जब अपने घर का आसपास खेलता है तो वहाँ भी वह जेंडर के अनुसार टोली समूह होता है। मतलब वह आसपास भी खेलेगा तो वहाँ भी जेंडर के अनुसार ही टोली समूह रहता है, क्योंकि बच्चा का जन्म परिवार में होता है और परिवार समाज में रहता है। जब बालक समाज में आता है तो उसे विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, वेशभूषा का सामना होता है, जो बालक के जेंडर का पहचान संबंधित कार्य करने लगता है। मतलब बालक जन्म परिवार में होता है, लेकिन परिवार समाज में है, और वह समाज में आता है तो विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, वेशभूषा का लोगों का सामना करता है और इसी से ही जेंडर संबंधित कार्य करने लगता है।